हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने जाना था जुलाई 1830 की क्रांति, जिसमें हमने देखा था बुर्बो वंश के एक शासक जिनका नाम चार्ल्स 10 था, उनके विरुद्ध वो क्रांति की गई थी, क्योंकि उनके शासनकाल में मेटरनिख और चार्ल्स 10 की प्रतिक्रियावादी नीति के विरुद्ध जनता ने वहाँ पे क्रांति की और अंततः चार्ल्स 10 अपनी गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड पलायन हो गए और वहाँ पर स्थापित हुई आर्लियंस वंश का शासक लुई फिलिप आए। आर्लियंस वंश स्थापित हुई और नए शासक के रूप में लुई फिलिप आए, जिनकी शुरुआती दौर तो अच्छे रहे। शुरुआती दौर उनका अच्छा रहा। शुरुआत में उन्होंने कई सुधारात्मक कार्य किए, लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके बहुत ही महत्वाकांक्षी हो गए और अपने विरोधियों को खुश करने के लिए उसने एक नीति दिया जिसका नाम था स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। और इस नीति के तहत उसने 1840 ईस्वी में गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था, जो किसी भी तरह का कोई भी सुधारात्मक कार्य होने ही नहीं देना चाहता था। किसी भी तरह का कोई सुधारात्मक विचार उसके मन में आते ही नहीं थे। यदि कोई सुधारात्मक विचार किसी के मन में आते भी थे तो उसके विरुद्ध था, वो बिल्कुल ही विरुद्ध था, बिल्कुल सख्त व्यक्ति था और वो चाहता ही नहीं था कि कोई सुधारात्मक कार्य हो। उसके आगे लुई फिलिप ने अपना शासन आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपना संपर्क ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीपति वर्ग से रख लिया। उनको अपने साथ रखना पसंद किया, जिन लोगों को न तो शासन व्यवस्था में कोई ज्ञान थी और ना ही कोई रुचि थी। वो बिल्कुल बिजनेस माइंडेड थे, बिल्कुल बिजनेस के चक्कर में लगे रहते थे और वैसे लोगों को लुई फिलिप ने अपने साथ रखना पसंद किया और उनकी संख्या भी बहुत कम थी। इस तरह से लुई फिलिप का ये जो डिसीजन था, ये जो निर्णय था, वो गलत था और जनता के विरुद्ध में था। जनता ये सारी चीज़ें देख रही थी। उनके शासनकाल में ना तो कोई सुधारात्मक कार्य हुआ, ना ही उनकी विदेश नीति अच्छी थी। यहाँ तक कि लोगों में बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, बहुत अधिक बढ़ गई बेरोजगारी और लोग भूखे मरने लगे। भूख के कारण लोगों ने 22 फरवरी को लुई फिलिप के विरुद्ध में लुई फिलिप को गद्दी त्यागने के लिए जगह जगह भोज का आयोजन किया। लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन हो गया और उसके बाद वहाँ पे जो एक नेशनल असेंबली थी, जो डायट था, वहाँ से एक घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा कर दी गई कि अब फ्रांस जो होगा वो गणतंत्र होगा। यहाँ किसी भी शासन व्यवस्था को रखना, किसी भी राजतंत्र को रखना, किसी भी वंश को रखना उचित नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक जितना भी देखा राजवंश सब के सब मनमानी किए और इस वजह से नेशनल असेंबली ने घोषणा कर दिया कि अब फ्रांस जो होगा वो गणतंत्र रहेगा और लोगों की शासन व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। 24 फरवरी 1848 को लोकतंत्र की घोषणा करते हुए, गणतंत्र की घोषणा करते हुए नेशनल असेंबली ने यह भी वादा किया कि जो भी लोग 21 वर्ष से ऊपर हैं, जो भी लोग 21 वर्ष से ऊपर के हैं, जो वयस्क हैं, उन पुरुषों को, सिर्फ पुरुषों को, वहाँ पे स्त्रियों को नहीं, सिर्फ पुरुषों को मताधिकार देने का वादा किया और उसके साथ साथ उन्हें रोजगार देने का भी वादा किया गया। और इस तरह से गणतंत्रवादियों का नेता जो था वहाँ पे लमार्टिन बने और सुधारवादियों का नेता लुई बला थे। और इस तरह से 1848 की क्रांति संपन्न हुई और इस 1848 के क्रांति के साथ ही पूर्ण रूप से गणतंत्र हो गया फ्रांस और तब से लेकर आज तक गणतंत्र ही है। जो
आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है पॉइंट में छोटा करके आपके सामने दिया जा रहा है। तो इन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे लिखने के लिए और कम शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं बड़ी परिश्रम से बनाई गई हैं, यानी सागर को गागर में समेटे हुए के जैसे आपको महसूस होगा। जिसमें बताया गया है, इस चीज़ को एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, 1848 की जो क्रांति है उसके मुख्य कारण क्या क्या थे। तो अभी मैंने जिस तरह से बताया कि लुई फिलिप, जिन्होंने शुरुआती दौर में बेहतर किया, उनका जो कार्यक्रम था वो बेहतर रहता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो नीति थी वो कमज़ोर होती चली गई। उदारवादी जो नीति थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। उसके अलावे दूसरी जो कारण थी वो असफल वैदेशिक नीति, उनका जो विदेशों से अगल बगल के जो देश थे उनसे व्यवहार अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से किसी तरह का कोई व्यापार सही तरीके से नहीं हो पाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला कोई काम नहीं हो पाता था। और यही कारण रहा जिसकी वजह से भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी फ्रांस में। भूखमरी के चलते, बेरोजगारी के चलते लोग भूखों मरने लगे, और इस तरह से इस क्रांति को पूर्ण रूप से सफल बनाने में इन्हीं तीनों पॉइंट का अहम योगदान रहा, जिसका परिणाम सामने आया, जिसमें क्या हुआ कि पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ, द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई, नेपोलियन तीन जो थे वो फ्रांस के सम्राट बने, और इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मार्ग यहीं से प्रशस्त हुआ। तो इसलिए दोस्तों मेरे साथ अगले वीडियो में बने रहिएगा। जल्द ही लेकर के मैं अपना अगला वीडियो आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि इटली और उसके बाद फिर जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, और उस एकीकरण में किनका किनका योगदान रहा, और उन योगदान के अलावे और उनकी क्या व्यक्तिगत सोच थी, व्यक्तिगत जीवनी थी, जो लोग उसमें योगदान दिया है। इसलिए आगे आने वाले वीडियो का मैं आशा करता हूं कि आप इंतज़ार करेंगे, और जल्द ही आप लोगों का अगर सहयोग रहा, आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिलता रहा, तो अगला वीडियो मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।